मर जाऊंगा लेकिन दुनिया नहीं छोड़ूंगा। और पप्पू जी का एक अलग इमेज है, तो वो उनका अपने लिए है, वो ट्रांसफरेबल वोट नहीं है। तो पिछले बार चुनाव में जब मेरा चुनाव था तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि सिंबल मेरे पास ही आएगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। ईश्वर ने तय किया कि नहीं, आप निर्दलीय लड़िए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धूल चटाइए। मैंने वो किया। यही आपको मिल गया कि पुल अपने आप नहीं गिरा है, पुल गिरने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। इसमें नेता भी हैं, इसमें इंजीनियर भी हैं, इसमें ठेकेदार भी हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए है निर्दलीय एमएलसी सवितानंद राय। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तमाम नेता जो थे, चाहे वह विपक्ष के हों या फिर पक्ष के हों, सभी ने ताकत झोंक दी। एक उपचुनाव को लेकर के किस रूप में देख रहे हैं? ये 14 महीने का मात्र भी से देखिए, ये सीट जो है एनडीए ने जीता था पिछली बार, इस बार भी एनडीए ही जीतने जा रही है। और जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, वो लड़ाई में भी नहीं है। लड़ाई एक निर्दलीय शंकर सिंह के साथ हो रही है, यही मेरे पास सूचना है। ये आरजेडी के कैंडिडेट जो हैं वो बहुत दूर तीसरे स्थान पर रहेंगे। लड़ाई त्रिकोणात्मक बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि पप्पू यादव जी ने भी समर्थन कर दिया है, तेजस्वी यादव जी ने आज वहाँ पर रैली किया ही है। लेकिन जो मेरे पास सूचना है उसमें बीमा भारती जी तीसरे स्थान पर रहेंगी और बहुत दूर रहेंगी। और लड़ाई में बहुत आगे निकल गए मंडल साहब, और शंकर सिंह जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़ वही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव परिणाम लोकसभा चुनाव में दिए, अब बीमा भारती के समर्थन में वह हैं, लग रहा है कि पासा पलट सकता है। देखिए, वो एक इमोशनल अपील किए थे कि मर जाऊंगा लेकिन दुनिया नहीं छोड़ूंगा। और पप्पू जी का एक अलग इमेज है, तो वो उनका अपने लिए है, वो ट्रांसफरेबल वोट नहीं है। बहुत से वोट ऐसे होते हैं, खासकर निर्दलीय के वोट, जैसे मैं एक निर्दलीय हूँ तो मेरा वोट ट्रांसफरेबल नहीं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने किसी और को खड़ा करा के जिता दूँ। अगर वो मेरे परिवार का नहीं हुआ, परिवार का होता है तो लोग मान लेते हैं कि चलो यही लड़ रहा है, लेकिन बाहर का कोई अगर होगा तो आसान नहीं होगा। कुछ वोट जरूर ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन अधिकांश वोट जो होते हैं वो आपके व्यक्तित्व से, आप पर प्रभावित होकर आपके लिए आते हैं, तो वो वोट ट्रांसफर करना आसान नहीं होगा। आइडियोलॉजी के वोट अलग होते हैं, जब दो दलों में गठबंधन होता है तो फिर वो एक साथ आ जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट का वोट जो है ट्रांसफरेबल वोट नहीं होता। लेकिन एक समय में भले ही आप बीजेपी से नाराज थे, बीजेपी से आपकी नहीं बन रही थी, उस समय परिस्थिति अलग थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव 2024 का देखा गया, उसमें आप बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने में आप लगे हुए थे, चाहे जदयू की हम बात करें, एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए थे। एक बात बता दूं, रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े जो है सो युगद्रष्टा थे। उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था रश्मिरथी में कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखिएगा उनका भी अपराध। तो जब कोई समर चल रहा हो, भी महासमर, देश के प्रधानमंत्री बनाने का, देश की सरकार बनाने का चल रहा हो, तो नागरिक के रूप में भी और खासकर एक राजनेता के रूप में मैं उसमें तटस्थ नहीं रह सकता था। तटस्थ मतलब मैं निर्दल नहीं रह सकता था। मैं तो चूंकि पद पे हूँ, इसलिए मेरा चुनाव लड़ने का तो कोई प्रश्न बनता नहीं था। मेरे परिवार से कोई राजनीति में आना नहीं चाहता है, वो दूसरी बात है। अब रहा सवाल कि मैं क्या करता है इस विषय में। जिस तरह से महागठबंधन के लोगों ने सनातन विरोधी बातें करना शुरू किया, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो दिल पर चोट पहुँचती है। इसके बाद से झूठा आरक्षण, जातीय जनगणना, तो क्या कहते हैं कि हेरिटेज टैक्स लगा देंगे, वो सारे जिन एजेंडों पर लड़ाई कर रहे थे, वो देश के लिए भी खराब था, देश विरोधी भी था, मेरे धर्म के लिए खराब था, धर्म विरोधी था, अब व्यक्तिगत मेरे लिए भी खराब था, क्योंकि मेरे जाति के खिलाफ भी था और हम जैसे उद्यमियों के खिलाफ भी था। तो वो किसी भी तरह से उनको तो रोकना था, और उनको रोकने के लिए हमको एनडीए को मदद करना था। तो मैं तटस्थ नहीं रह सकता था, मैं पाप का भागी अपराधी तो नहीं बन सकता था। तो मैंने तय किया कि मैं इनको समर्थन देता हूँ। जहाँ भी आप गए वहाँ जीत कर वो तो ईश्वर ने मुझे वो आशीर्वाद दे रखा है कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ विजय होगा। तो ये आगे भी बरकरार रहेगा, क्योंकि बहुत से समय बचे हुए विधानसभा में भी चुनाव में। देखिए, मैं अपना फ्यूचर तय कर दूं, ये मैं नहीं समझता कि मुझे ईश्वर ने अधिकार दिया है। वो ऊपर वाला तय करेंगे कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो पिछले बार चुनाव में जब मेरा चुनाव था तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि सिंबल मेरे पास ही आएगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। ईश्वर ने तय किया कि नहीं, आप निर्दलीय लड़िए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धूल चटाइए। मैंने वो किया। फिर एक उपचुनाव आया शिक्षक प्रतिनिधि का, उसमें भी ईश्वर ने तय किया कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी को
खड़ा करके उनके पीछे अपनी ताकत लगाकर, जिनको कोई नहीं जानता था। नहीं जानता कर नहीं था, ऐसी बात नहीं है, मैंने पांचों जिलों में लोग नहीं जानते थे, ये कह सकती हैं आप। तो बेतिया के लाल हैं, बेतिया में लोग उनको बहुत बढ़िया जानते थे, लेकिन चूंकि 5 जिले का चुनाव था, बड़ा चुनाव था, बृहद, तब पे कह सकते हैं कुछ जिलों में उनको लोग नहीं जानते थे, या कहिए कि बहुत पुराने कोई धाकड़ राजनेता नहीं है। लेकिन वैसी स्थिति में भी हम लोगों ने दम लगाया और सब मिलके चाहे तो चुनाव जीते वो तो ईश्वर तय करते हैं कि हम किस चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी। कहीं भी चुनाव ही नहीं, आज इंटरव्यू जो हो रहा है, तो तुम जो मैं इंटरव्यू ले रही हो, वो भी ईश्वर ने तय किया कि तुम मेरा आज इंटरव्यू दोगे। इट्स लाइक दैट, ऐसा ही है। धार्मिक भी बहुत जल्दी आप हो जाते हैं, क्योंकि आप आपके अंदर इमोशन भी लगता है कि बहुत है, और आप एक मैं धार्मिक नहीं हूँ, भक्त भी लगता, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं आस्था रखने वाला हूँ, मैं आस्तिक हूँ। धार्मिक में आस्तिक में अंतर होता है। और सनातन के प्रति मुझे गर्व है सनातन से, कि मेरा जन्म सनातन समाज में हुआ। और जहाँ तक सवाल है मैंने कहा कि ईश्वर तय करते हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईश्वर ही तय करते हैं कि आप किस परिवार में जन्म लेंगे, वो हम तो तय नहीं करते। ईश्वर ही वो शक्ति देते हैं कि आप पुरुषार्थ अर्जित करते हैं, वो चाहे आप पढ़ाई में करें, चाहे व्यवसाय में करें, चाहे किसी में करें, और ईश्वर ही तय करें। ईश्वर ही तय करते हैं कि आपकी कितनी ख्याति मिले, आप किस ऊंचाई तक जाए, या उसके विपरीत भी जो तय होता है वो ईश्वर ही तय करते हैं। ये मैं मानता हूँ, मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है। तो नेता इसके ठीक विपरीत क्यों करते हैं? नेता तो मैं भी हूँ, मैं तो विपरीत नहीं कर रहा हूँ। आप किसी व्यक्ति, एक खास नेता की बात मैं कह सकता हूँ, बहुत से नेता हो जो विश्वास करते हैं। जैसे समाज में देखिए, नेता कहाँ जाता है, समाज से आता है। समाज में भी आपको आस्तिक भी मिलेंगे, नास्तिक भी मिलेंगे, एग्नोस्टिक भी मिलेंगे। रुपौली जो विधानसभा है वो अधिकतर वहाँ जो है वो कहा जाता है पिछड़ों अति पिछड़ों का वहाँ पे ज़्यादा वर्चस्व है, वहाँ पे वो देखा जाता है। तो इस बार क्या लग रहा है, जो कैंडिडेट्स अभी दिया है एनडीए की ओर से, चाहे वो महागठबंधन की ओर से, सबसे ज़्यादा अधिक वोटों से कौन एनडीए जीत रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हमारे पास जो रिपोर्ट देखिए, मैं पूर्णिया गया नहीं हूँ, मैं रुपौली में प्रचार करने नहीं गया था, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसको ये मत समझिए कि मेरा विचार है। मैं आज, चूँकि कौतूहल तो है ही नेता होने के नाते, आज कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ पत्रकारों से भी मुलाकात हुई, कुछ लोग जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे भी बात हुई, उनसे मैंने फीडबैक लिया। तो एक आध लोगों ने कहा कि गुणात्मक, अधिकांश लोगों ने यही कहा कि राजद लड़ाई में नहीं है, लड़ाई एक जो इंडिपेंडेंट शंकर सिंह है उनके साथ ही एनडीए का है, लेकिन एनडीए बहुत आगे है। एक सवाल है कि इन दिनों बिहार में पुल गिरने का जो है वो बहुत तेज़ी से, मतलब जो है वो वीडियो भी कहा जाए तो सोशल मीडिया पे तैरने लगा है। 12 पुल गिर जाना, और उस पर किसी प्रकार का कोई अभी तक के देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है सरकार कोई ऐसा एक्शन भी नहीं ली है। इसके पीछे का वजह क्या है? मैं एक लेख पढ़ दूँ, बड़ा अच्छा शानदार एक लेख है, उस लेख को मैं पढ़ता हूँ, उससे शायद आपको उत्तर मिल जाएगा कि पुल क्यों गिर रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं पढ़ता हूँ उसको, ठीक है ना, सुनिए, मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब अच्छा कुछ मिलता है तो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। हमारे बिहार में आजकल धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। यूट्यूब वाले पत्रकार एक पुल के गिरने पर वीडियो बनाते हैं तो दूसरा गिर जाता है, वे दूसरे तक पहुँचते हैं तो तीसरा गिर जाता है। लगता है पुल और यूट्यूबर्स में दौड़ लगी है कि कौन आगे है। पुल गिरने की खबर हम इतनी बार सुन चुके हैं कि अब कुछ भी गिरता है तो लगता है कोई पुल ही गिरा होगा। हालांकि गिरने के तो एयरपोर्ट की छत भी गिर रही है, सूट बूट वाले बाबा के चरणों में उनके भक्त भी गिर रहे हैं, फेसबुक पर देशवासियों की रीच गिर रही है, जेल में केजरीवाल जी के आंसू गिर रहे हैं, पर इन सबके बावजूद चर्चा केवल बिहार के पुल पा रहे हैं। मैं इसे बिहार का सौभाग्य समझता हूँ। मतलब ये समझिए कि व्यंग है तो उसको ध्यान उसी तरह से देख दीजिएगा उसको, लेकिन इसमें बात आती है, व्यथा आ जाती है। एक आम भारतीय होने के नाते मैं जानता हूँ कि कोई पुल एक झटके में नहीं गिरता। गिरने की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही होती है। सबसे पहले नेता गिरते हैं, फिर अधिकारी गिरते हैं, उसके बाद इंजीनियर गिरता है। इन तीनों के गिरने से फिसलन हो जाती है तो ठेकेदार भी गिर जाता है। बात यही नहीं रुकती, इस फिसलन को देखकर आम जनता भी खुद को नहीं रोक पाती, देखा देखी वो भी गिरने लगती है। आपने यदि किसी ठेकेदार के स्टॉक से गिट्टी बालू मसाला चुराती जनता को नहीं देखा है तो शर्म कीजिए, दिखा रहे आपके भारतीय होने पर। हाँ, तो जब इतने लोग गिर जाते हैं तो पुल को भी अपने आप खड़े होने पर शर्म आने लगती है, तब निर्माताओं का साथ देने के लिए वह भी गिर जाता है, बात खत्म।
सच कहूँ तो हमारे देश में गिरना कभी लज्जा का विषय नहीं रहा। व्यक्ति जितना गिरता है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ती है। कुछ लोग कह गए कि प्रेम में के दरिया में जो डूबता है वही पार पाता है। ठीक वैसे ही हमारे देश में जो गिरता है वही ऊपर जाता है। वैसे प्रेम में भी आदमी एक तरह से गिरता ही है। कुछ लोग कितना गिरे थे हमें नहीं पता। आज फेसबुक इंस्टा पर देख लीजिए, जो जितना गिरता गिरती है उसका रील उतना ही वायरल होता है। सिनेमा की कोई अभिनेत्री जितना गिरती है उतना ही आगे बढ़ती जाती है। यहाँ तक एक लेखक भी जब गिरता, छोड़िए जाने दीजिए। मैं कल एक मित्र से बातचीत कर रहा था। मित्र मुझे पुल गिरने के लाभ बता रहे थे। उन्होंने मुझे अर्थात समझाते हुए बताया कि जब पुल गिरेगा तभी ना दोबारा बनेगा। दोबारा बनेगा तो मजदूर को काम मिलेगा, सीमेंट बालू सरिया के रोजगारियों को धंधा चलेगा, नेता अधिकारी कमीशन खाएंगे तो पैसा मार्केट में ही न देंगे। इस तरह पैसा घूम फिर कर जनता तक ही जाएगा। तो पुलों का गिरना जनता के लिए लाभदायक है। मित्र जिस कॉन्फिडेंस से मुझे समझा रहे थे उससे स्पष्ट हो गया था कि वो भी कम गिरे हुए नहीं है। हमारे देश में हर व्यक्ति अब गिरना चाहता है, वह केवल मौका तलाश रहा है। जब मौका मिले, कम मौका मिले कि वह गिरे। पुल अकेले नहीं है, गिरने की यात्रा में सारा देश उनके साथ चल रहा है। एक बात और कहूँ, यह तो नदियों के दोनों तटों को जोड़ने वाला पुल है दोस्त। हमारे यहाँ तो आदमी को आदमी से जोड़ने वाले पुल कब के ढह गए हैं। हम जब उस पर दुखी नहीं हुए तो इस पर क्या दुखी होंगे, है ना। ये व्यंग है लेकिन हम सटीक है। यही आपको मिल गया कि पुल अपने आप नहीं गिरा है। पुल गिरने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। इसमें नेता भी हैं, इसमें इंजीनियर भी हैं, इसमें ठेकेदार भी हैं, इसमें वहाँ के ग्रामीण भी हैं जहाँ बना है। हम जानते हैं, हम भी कुछ ठेकेदारी किए हुए हैं। कई बार हम अपना सामान रोकते रोकते उसमें से कुछ सीमेंट है, कुछ ईंटा, कुछ बालू, कुछ गिट्टी चोरी हो जाता है। सरिया का तो सोचिए ही मत। सरिया तो अगर आप तुरंत जाके नहीं खपाए तो सरिया तो चला ही जाएगा। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बोरिंग का मोटर रखा हुआ था, मोटर दो बार उठाकर लोग लेके चले गए। तो केवल दोष देना नेताओं को, दोष देना अभियंताओं को नहीं। समाज से उठकर नेता भी आए हैं, समाज से ही निकल के वो इंजीनियर भी गए हैं। जब तक हम लोग समग्र रूप से नहीं सुधरेंगे, जब तक अपने बच्चों को धन के अलावा और भी कोई ऐश्वर्य नहीं समझाएंगे। अभी लग रहा है धन से बड़ा कोई पुरुषार्थी नहीं है। जो धनी है वो चाहे जैसे भी धनी हुआ हो वो महान है। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा और ऐसे ही पुल गिरते रहेंगे। हर साल आके हमसे इंटरव्यू दीजिएगा, जब भी बारिश होगी, जब भी नदियों में पानी आएगा, पुल गिरेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम एक नेता से बात नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी एक लगता है कि बहुत बड़े एक अभी संत से तो जोड़ना वो एक नहीं सटीक बैठेगा। लेकिन एक कहा जाए कि एक बहुत ही ज्ञानी बुद्धिजीवी के पास होने का ही होता है। एक वो नागरिक जिसका हृदय व्यथित है उससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। कभी कभी यही सच्चाई जो है आपके दुश्मन बन जाते हैं। बोलने का जो शैली है आपका, ध्यान की बात, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता उन बातों पर। यदि सच कहने से मुझे सजा मिलती है तो ऐसी सजा मुझे कबूल है। ये जो मैंने बात कहा, मैंने किसी एक को दोषी नहीं, सच्चाई आपको ऊपर भी लेकर के जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर समझती हैं कि ये मेरा गुण जो अच्छा गुण है, बिल्कुल, तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक अंतिम सवाल है कि अगर इसी तरह का कार्य अगर बिहार में होता रहेगा तो आने वाले समय में क्या बिहार का भविष्य? पुल केवल बिहार में गिर रहा है? सिर्फ पुल ही गिरना नहीं, क्या दिल्ली में एयरपोर्ट की छत नहीं गिरी? क्या भोपाल में नहीं गिरी? इंदौर में कि भोपाल में वहाँ नहीं गिरी? कहाँ पुल नहीं गिर रहे हैं? कहाँ छत नहीं गिर रहा है? कल की बात है, सूरत में मकान गिर गया 6 तल्ला, उसमें कितने लोग मर गए। झारखंड के देवघर में एक मकान गिर गया, उसमें कितने लोग मर गए। देखिए, जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, जब बारिश होता है, जब बाढ़ की स्थिति बनती है, तेज से पानी निकलता है, अप्रत्याशित ज़्यादा पानी हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जो भी कमज़ोर और जर्जर स्ट्रक्चर होते हैं उन पर खतरा होता है। 17 महीने तेजस्वी यादव भी सरकार में थे। आज जिस तरह से व्यंग कर रहे हैं, आप भी उससे अवगत होंगे। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव भी अगर भ्रष्टाचार पर व्यंग करने लगे तो भ्रष्टाचार उन पर हंसेगा। कम से कम उनको तो अधिकार नहीं मिला भ्रष्टाचार पर हंसने का। वो तो जिस तरह के एक क्या कहते हैं उसको, विरासत लेके आए हैं और स्वयं भी उसको आगे जारी रखे हुए हैं। नहीं पता था कि 15-16 महीना जब वो 4 बड़े बड़े डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए थे जिसमें खाली माल ही माल था, तो क्या क्या हुआ है। कोई हम लोग
दूसरे लोग से आए हुए हैं क्या, इसी बिहार के हैं, इसी पटना में बैठते हैं। सारी बातें आती थी कि कैसे सवेरे जब तक 1-2 करोड़ रुपया आ नहीं जाता ब्रश नहीं करते, वो बात करेंगे भ्रष्टाचार की। उनकी बहन सिंगापुर में है, हाल ही में चुनाव। अब देखिए मैं पूरे परिवार पर नहीं जा सकता। उन्होंने भी कहा कि हम भले ही सिंगापुर में अभी हैं, लेकिन हमारा अब जो कहा जाए कि हमारा हृदय व्यथित होना चाहिए, होना चाहिए। बिहार में जिसके ऐसे भाई हो, जिसे ऐसे विरासत मिला हो, उसको दुखी होना चाहिए। केवल दूसरे पर ना हंसे। अब जाने के एक उंगली अगर किसी को इशारा करती है तो बाकी उंगली आपकी तरफ होती है। इसलिए इससे बचें, इससे बचें। जब मौका मिले अच्छा काम करके दिखाइए। मौका मिलता है, तुम देखा ना, मैं उस लेख में कितना अच्छा है कि हर कोई अपने मौके की तलाश में, कब मुझे मिले कि मैं भी गिरूं। ये गिरने की रेस लगी हुई है। केवल किसी नेता परिवार को मैं दोष नहीं दूंगा। हम समाज में देख रहे हैं क्या स्थिति हुई है। ये गिरावट ऐसे नहीं आया है। 2 पीढ़ियों के अंदर में जो गिरावट गिरा है, वही हमारे दादाजी और हमारे पिताजी के समय जो था, जिस तरह से बिहारी एक मतलब कि ईमानदारी के प्रकाष्ठा माने जाते थे। कलकत्ता में जब जाके मारवाड़ियों के यहाँ काम करना होता तो घर के अंदर काम करने के लिए बिहारी खोज जाते थे, क्योंकि उन्हीं के चरित्र, उन्हीं की ईमानदारी पर उनको विश्वास होता था। आज हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी ने उस बिहारी नाम को तो नरक मिला दिया है। और उसको मैं नेताओं का भी दोष है, लेकिन समाज को मैं बड़ी नहीं करूँगा, क्योंकि नेता और नेतृत्व तो सरकार तो समाज का ही दर्पण है। समाज ही चुन कर भेजती है। कैसे कोई वोटर कह देगा कि सरकार मेरी नहीं है? चुना आपने है, बार बार चुना है आपने, कैसे कह दीजिएगा कि सरकार मेरी नहीं है? आज कोई भ्रष्टाचार होता है तो केवल वही नेता दोषी हुआ। और आप जब रुपया लेके वोट दे रहे थे, आप जब मुर्गा भात खा के वोट दे रहे थे, उससे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे आप। बात समझिए, इस पर दार्शनिक की तरह ही बात किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सचिदानंद राय का। हालांकि अपने विभाग के अंदाज से जाने जाते हैं, आपने भी इनकी बातों को सुना होगा, कई दफे सुना होगा, लेकिन आज जो सर ने कहा है, इनकी बातों को सुनकर के आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।